हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल है साइलेंस स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में स्टूडेंट हम यहाँ पर जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो था उसको जरूर देखें, क्योंकि वहीं से इसको हम कंटिन्यूस करते हैं। ये इसको आप पहचानते भी होंगे, जो पिछले वीडियो में हमने अपलोड किया है क्लोज्ड कर्व बताया था, और इससे पहले इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में सबसे पहले बताया था कर्व क्या होता है। कर्व के बाद हमने बताया था सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व के बाद हमने बताया था क्लोज्ड कर्व क्या होता है स्टूडेंट। तो क्लोज्ड कर्व, फिर यहाँ पर जॉर्डन कर्व था। तो पिछला वीडियो जरूर देखें, उससे कंटिन्यूअस हो जाए और फिर यहाँ पर इसको समझते हैं। क्लोज्ड कर्व में हमने बताया था स्टूडेंट, अगर कोई भी z इक्वल टू यानी कोई भी कर्व लिखा हुआ है और यहाँ पर t की रेंज लिख देते हैं स्टूडेंट कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में है, तो हम इसको r कहते हैं उस कर्व की। तो यहाँ पर z इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा इंटू बाई टी, और t की वैल्यू अल्फा से बीटा यानी कोई भी दे सकते हैं। अल्फा से बीटा ही नहीं है कि नहीं, हमें अल्फा से बीटा ही लिखें, कोई भी t की वैल्यू 1, 4, 7 कोई भी कर्व फिक्स कर सकते हैं, और वहां पर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं जो स्टूडेंट आर्क बनेगी। ये हमने कहा था आर्क की इक्वेशन है, और जनरल तौर पे हम कह सकते हैं कर्व की इक्वेशन है। कर्व की इक्वेशन याद रखें, z इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा इंटू बाई टी। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कर्व की इक्वेशन होती है। तो हमने बात की यहाँ पर क्लोज्ड कर्व क्या होता है। तो स्टूडेंट, क्लोज्ड कर्व हमने बताया था कि एंड पॉइंटों पर यानी कि स्टार्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पर z की वैल्यू इक्वल हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व। यानी कि यहाँ पर ये जो कर्व है इसमें अल्फा पॉइंट पर और बीटा पॉइंट पर यानी t इक्वल टू अल्फा रख दें और z की वैल्यू निकालें, फिर t इक्वल टू बीटा रख दें, फिर z की वैल्यू निकालें। अगर दोनों इक्वल हैं तो इस कर्व को कहते हैं स्टूडेंट क्लोज्ड कर्व। और इसका एग्जाम्पल ही बताया था, यहाँ पर हमने ये बता भी दिया था कि यहाँ पर x बराबर टी, y बराबर टी स्क्वायर रख दें, फिर t की वैल्यू 1 रखें और t की वैल्यू 4 रखें, तो यहाँ दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्लोज्ड कर्व नहीं था। फिर एक अगला एग्जाम्पल लिया था, x इक्वल टू कॉस टी और y इक्वल टू साइन टी। यहाँ पर t की वैल्यू 0 से 2 पाई, इसमें t की वैल्यू हमने 0 पुट की तो स्टूडेंट यहाँ से जो आंसर आया था वो 1 आया था। इसके बाद t की वैल्यू हमने 2 पाई रखी थी तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आंसर आया था t इक्वल टू 2 पाई पर, तो z 2 पाई की वैल्यू ये भी 1 आई थी। तो इसका मतलब t1 यानी कि ये 0 और 2 पाई ये डिफरेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट है। स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट पर अगर z की वैल्यू सेम आती है तो स्टूडेंट जो कर्व होता है वो क्लोज्ड कर्व होता है। तो ये क्लोज्ड कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व की यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो सिंपल टर्म जुड़ता है तो सिंपल का मतलब होता है z इज 1 1। पिछले वीडियो में बताया भी है सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल आर्क क्या होती है। यानी z11 का मतलब है t की वैल्यू अगर हम डिफरेंट रखते जाएं, जो भी रेंज दी है उसमें t की वैल्यू डिफरेंट रखेंगे तो z का आंसर डिफरेंट आए तो हम कहते हैं z11। यानी t1 डज नॉट इक्वल टू t2 इंप्लाई दैट z1 डज नॉट इक्वल टू z2। यानी कि डिफरेंट वैल्यू रखने पर z डिफरेंट मिले उस रेंज में तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो कर्व बनेगा z इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा इंटू बाई टी। और अगर ये रेंज है हमारी अल्फा से बीटा में, इसमें अल्फा से बीटा के बीच में t की कोई भी वैल्यू रखें, डिफरेंट वैल्यू रखें और z का आंसर अगर डिफरेंट आता है तो स्टूडेंट हम कहते हैं ये सिंपल कर्व है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसे, समझते हैं स्टूडेंट। यहां पर सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो यानी यहां पर जो कर्व की इक्वेशन है तो यहां पर लिखते हैं द कर्व की इक्वेशन यहां पर लिखते हैं z इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा इंटू बाई टी, और t की एक रेंज लिखते हैं। मान लिया t की रेंज लिखी है अल्फा टू बीटा, तो ये कर्व है।
ये सिंपल क्लोज्ड कर्व कब बोला जाएगा? जेड 11 हो। 11 का मतलब होता है सिंपल, जेड 11 हो और एंड पॉइंट पर वैल्यू इक्वल हो। तो यानी कि यहां पर लिखते हैं द कर्व एक्स टी प्लस आयोटा इंटू बाई टी और टी की वैल्यू अल्फा टू बीटा इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व if z is 1 सिंपल का मतलब z is 1 z is 1 एंड क्लोज्ड का मतलब एंड पॉइंट पर, यानी कि z की वैल्यू t की वैल्यू अल्फा रखें और t की वैल्यू बीटा रखें और इसका आंसर हो इक्वल, z11 हो एंड z अल्फा इक्वल टू z बीटा। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जो ये रेंज लिखी हुई है इस रेंज में 1 का मतलब डिफरेंट वैल्यू रखें, तो अल्फा से बीटा के बीच में t की कोई भी हम वैल्यू रखें डिफरेंट रखते जाएं तो z का जो आंसर है स्टूडेंट वो डिफरेंट आए, यानी कि हर पॉइंट पर आंसर अलग आए, लेकिन स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट पर जाकर के आंसर अगर बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि पूरा कंटिन्यूअस कर्व चल रहा था और उठ करके एंड पॉइंटों पर यानी फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पर सेम आ गया, यानी कि ज्वाइंट हो गया, यानी कि पूरा कर्व हो गया क्लोज्ड। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब स्टूडेंट ये है कि z11 हो, यानी कि डिफरेंट वैल्यू इस रेंज में रखते चले जाएं तो आंसर डिफरेंट निकले, यानी किसी भी अल्फा से बीटा के बीच में किन्हीं दो पॉइंटों पर, दो या दो से ज्यादा पॉइंट और आंसर एक जैसा ना निकले, नहीं डिफरेंट आए, कंटिन्यूअस चेंज चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट पर आंसर अगर सेम आता है तो इसका मतलब दोनों पॉइंट उठ करके जुड़ जाते हैं, यानी कि पूरा कर्व जो होता है वो क्लोज्ड हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहां पर एग्जाम्पल अभी लिखा ही था, इसको लेते हैं यहां पर z इक्वल टू, यहां पर लिख दिया cos अल्फा प्लस आयोटा इंटू cos t प्लस आयोटा इंटू साइन टी, मान लिया ये लिखा। और t की जो रेंज लिखी है स्टूडेंट यहां पर, t की रेंज हमने लिख दी 0 से 2 पाई, इस रेंज की बात करते हैं। और यहां पर इस कर्व को t की वैल्यू सबसे पहले हम 0 रखते हैं, मान लिया t इक्वल टू हमने 0 रखा, तो स्टूडेंट जब t बराबर 0 रखेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो यहां पर लिखते हैं z इक्वल टू, यानी कि t 0 लिखेंगे स्टूडेंट, तो यहां पर cos 0 प्लस आयोटा इंटू यहां से मिल जाएगा sin 0, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस आयोटा इंटू 0, तो यानी कि ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी z 0 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1। तो ये जो पॉइंट स्टूडेंट यहां से मिल रहा है, इस पॉइंट को हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं तो समझ में आएगा अच्छा, यानी कि इसको हम इस तरीके से यहां पर z0 की वैल्यू यानी t इक्वल टू 0 जब हमने रखा है स्टूडेंट, तो इसमें जो पॉइंट हमको यहां से मिला 1,0, यानी कि इसके जो पॉइंट का फॉर्म हमने लिखा 1,0 पॉइंट आया। इसके बाद अगर हम यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट t इक्वल टू π/2, मान लिया इसमें हमने π/2 रखा, 0 से 2 पाई के बीच में हम सही पॉइंट रखेंगे, हम अंदर यहां पर 2 पाई रखा। जब 2 पाई रखेंगे स्टूडेंट तो यहां पर जो z का आंसर होगा cos 2 पाई आए, cos π/2 आ जाएगा, तो यानी कि यहां पर लिखेंगे cos π/2 प्लस आयोटा इंटू और यहां से आ जाएगा sin π/2, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर cos π/2 का आया 0 प्लस आयोटा इंटू साइन π/2 का आंसर 1, और स्टूडेंट इसको अगर हम पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये पॉइंट बनता है स्टूडेंट 0,1 और ये पॉइंट 1,0, यानी t इक्वल टू 0 पर 1,0 पॉइंट निकला था, यानी कि यहाँ पर 1,0 ये पॉइंट आ गया, और जब t बराबर में π/2 रखा तो फिर पॉइंट मिला 0,1, ये पॉइंट आ गया 0,1। अब यहां पर चलते हैं t इक्वल टू पाई रखते हैं, t इक्वल टू पाई, तो स्टूडेंट यहां पर जो z की वैल्यू मिलती है इसी रेंज में रखेंगे 0 से 2 पाई के बीच में,
तो यानी कि यहाँ पर मिलता है कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा इंटू यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ पाई। तो स्टूडेंट यहाँ से कॉस पाई का आंसर आता है -1 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई का आंसर 0। तो स्टूडेंट अगर हम पॉइंट की फॉर्म में इसको लिखते हैं, 3 लाइन बना दें, पॉइंट की फॉर्म में स्टूडेंट इसको लिखते हैं तो आंसर आता है -1 और 0। तो यानी कि -1 चलता है ऑरिजिन से लेफ्ट की तरफ, तो -1 ये आ जाएगा और कॉमा 0। इसके बाद स्टूडेंट आंसर इसमें हम लिखते हैं t की वैल्यू 3π/2। तो यानी कि यहाँ से जो z की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे cos ऑफ 3π/2 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ 3π/2, इतना यहाँ पर। तो cos π/2, 3π/2, 5/2 कुछ भी हो तो इसका आंसर 0 प्लस आयोटा इंटू साइन 3π/2 की वैल्यू स्टूडेंट होती है -1। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट मिलता है स्टूडेंट, इसको लिखते हैं 0, -1। तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है 0, -1, ये पॉइंट मिला। और स्टूडेंट जब हम z इक्वल टू लास्ट वाला पॉइंट रखते हैं 2π रखते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर z इक्वल टू यहाँ लिखते हैं z यानी t इक्वल टू यहाँ पर 2π जब पुट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से जो z की वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखेंगे cos ऑफ 2π प्लस का आयोटा इंटू साइन ऑफ यहाँ पर 2π लिखते हैं। तो इस तरीके से जो आंसर आता है स्टूडेंट 1 प्लस आयोटा इंटू 0। तो यानी कि आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1,0। स्टूडेंट यही वाला पॉइंट आता है। इन पॉइंटों को अगर हम मिलाते हैं, ये रफ फिगर है, रफली देखते हैं, यानी कि यहाँ से पहले ये पॉइंट मिला फिर ये पॉइंट मिला, तो स्टूडेंट इसको अगर हम मिला दें तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये आया। और इसके बाद जब हमने t इक्वल टू 2π रखा तो स्टूडेंट फिर ये पॉइंट मिल गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये आ गया। और स्टूडेंट इसको मिलाने से जो कर्व बना, ये कर्व बिल्कुल क्लोज्ड हुआ। इसका मतलब है z इक्वल टू, जो तुमने यहाँ पर t इक्वल टू 0 रखा था स्टूडेंट, तब भी ये पॉइंट मिला था। और फिर राउंड लगा करके हमने t इक्वल टू जब 2π रखा है तब भी स्टूडेंट आंसर जो आया है वो 1,0, यानी कि स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 था और लास्ट पॉइंट 2π है, तो स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट पर सेम आंसर है। और डिफरेंट वैल्यू, यानी कि यहाँ से t की वैल्यू 0 से 2π ये डिफरेंट रखी तो स्टूडेंट आंसर डिफरेंट आया, लेकिन एंड पॉइंटों पर आंसर सेम आया। इसका मतलब कर्व कंटिन्यूअस होते हुए एंड पॉइंट पर ज्वाइंट हो जाता है, यानी कर्व हो जाता है क्लोज्ड। तो स्टूडेंट ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। इसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व के बाद एक बात आती है स्टूडेंट यहाँ पर कंटूर की। कंटूर क्या होता है? तो कंटूर जो है स्टूडेंट, जैसे जॉर्डन कर्व बताया था, जॉर्डन कर्व में ही एक कंडीशन है, उस कंडीशन को और फॉलो कर दे तो उसी जॉर्डन कर्व को हम कहते हैं कंटूर। जॉर्डन कर्व क्या होता है स्टूडेंट? तो जॉर्डन कर्व बना हुआ है सिंपल आर्क से। जॉर्डन जो कर्व बना हुआ है वो आर्क से बना हुआ है, यानी कोई भी कर्व है, कर्व की इक्वेशन जो हमारी होती है z इक्वल टू xt प्लस आयोटा इंटू बाई टी और अल्फा टू बीटा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी हम वैल्यू रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने पुटअप कर दी। तो ये कर्व की इक्वेशन, यानी जनरल हम कह सकते हैं ये आर्क की इक्वेशन है। तो आर्क की इक्वेशन जो हमारी आर्क क्यों कंटिन्यूअस होती है, तो कंटिन्यूअस आर्क जो हमारी बनती है, मान लिया एक आर्क ये बनी, दूसरी आर्क ये बनी, तीसरी आर्क ये बनी, इनको ज्वाइंट करते करते स्टूडेंट इसकी जो चेन होती है, कंटिन्यूअस आर्क की जो चेन होती है, इस चेन को हम कहते हैं जॉर्डन कर्व। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर जॉर्डन कर्व हमने पिछले वीडियो में बताया, उस पिछले वीडियो को बहुत ध्यान से पहले उसको पढ़ें और इसके बाद यहाँ पर आए। और हमारे पुराने वीडियो जो पढ़े हुए हैं बीएससी फाइनल के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पावर सीरीज है स्टूडेंट, एनालिटिक फंक्शन है, बहुत डिटेल से समझाया है उसमें एनालिटिक फंक्शन को, पावर सीरीज को। और इसके बाद में हमारे जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो उसमें जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे तो सब मिक्सिंग वीडियो आपको लगेंगे, लेकिन प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे आपको सभी वीडियो, इसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हमारी बुक और है लीनियर प्रोग्रामिंग,
तो लीनियर प्रोग्रामिंग भी उसमें बुक के वीडियोज पड़े हुए हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, और हमारे सिंप्लेक्स मेथड है, रेजोल्यूशन डिजनरेसी है, और बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं। और सेमिस्टर वाइज स्टूडेंट भी उसको देख सकते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी अपलोड है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर बात करते हैं आगे जॉर्डन कर्व। जॉर्डन कर्व में एक कंडीशन और फॉलो हो जाए स्टूडेंट, तो यही जॉर्डन कर्व बन जाता है हमारा कंटूर। क्या होता है कंटूर? तो ये जो आर्क हमारी बनी हुई है स्टूडेंट, आर्क, ये कंटिन्यूअस आर्क है। कंटिन्यूअस आर्क का मतलब ये आर्क की ही इक्वेशन होती है, यानी कि जब टी हम डिफाइन कर देते हैं तो ये आर्क बनता है, और टी अगर जनरल है हमारा तो ये कर्व है। कोई भी इक्वेशन इस टाइप की लिखी है वो कर्व है। और टी की रेंज अगर छोटी सी लिख दें कोई भी रेंज, तो ये यहाँ पर उस कर्व का एक पार्ट है, तो इसको हम आर्क कह सकते हैं। तो ये आर्क है। तो स्टूडेंट जो आर्क जो कंटिन्यूअस आर्क होती है, और अगर आर्क कंटिन्यूअस नहीं होगी तो स्टूडेंट ये ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी तो कर्व की इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये है जो कंटिन्यूअस आर्क बनती है ये, इसमें जो हमारा एक्स टी और बाई टी है ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस आर्क बनती है। लेकिन स्टूडेंट इसमें एक छोटी सी कंडीशन और फॉलो हो जाए कि एक्स टी जो हमारा है और बाई टी जो हमारा है ये कंटिन्यूअस हो, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कर दें एक्स टी और बाई टी का, एक्स डैश टी और बाई डैश टी जो निकलेगा उसको भी चेक कर लें। अगर वो भी कंटिन्यूअस है तो इस आर्क का जो नाम है इसको हम कहते हैं रेगुलर आर्क्स। इसको हम कहते हैं रेगुलर आर्क। क्या कंडीशन है इसमें कि z इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा इंटू बाई टी, और t की एक वैल्यू दी हो इस रेंज में, तो ये एक आर्क की इक्वेशन है स्टूडेंट। और आर्क में एक्स टी और बाई टी हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन और फॉलो हो जाए कि इनका डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स डैश टी और बाई डैश टी जो भी आंसर आए इसको हम चेक करें कि ये भी अगर कंटिन्यूअस है, यानी एक्स डैश टी और बाई डैश टी भी अगर कंटिन्यूअस है, तो जो आर्क बनी हुई है स्टूडेंट, इस आर्क को हम कहते हैं रेगुलर आर्क्स। ये रेगुलर आर्क है, इसको रेगुलर आर्क कहते हैं। और फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क मिला करके जो चेन बनती है स्टूडेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ 10 है, 20 है, 40 है, ऐसी आर्कों को ज्वाइंट करके जो चेन बनती है, इस चेन को हम कहते हैं यहाँ पर कंटूर। और अगर रेगुलर आर्क्स नहीं है, जनरल आर्क्स है स्टूडेंट, तो जनरल आर्क को मिला करके जो चेन बनती है उसको कहते हैं जॉर्डन कर्व। यानी जॉर्डन कर्व में जो आर्क है, अब इसको फाइनली समझ लें, जॉर्डन कर्व में जो आर्क है ये अगर हमारी कंटिन्यूअस आर्क है केवल, तो हम कहते हैं जॉर्डन कर्व। लेकिन जॉर्डन कर्व में जितनी आर्कें हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ आर्क, अगर ये रेगुलर है, रेगुलर का मतलब ये कंटिन्यूअस और इसके डैश भी कंटिन्यूअस, तो रेगुलर आर्क्स बनी। तो जॉर्डन कर्व में जो भी आर्क हैं वो अगर हमारी रेगुलर आर्क्स हों तो उस जॉर्डन कर्व को हम कहते हैं कंटूर। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन भी यहां पर हम नोट कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर रेगुलर आर्क्स लिखा हुआ है, द आर्क z इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा इंटू बाई टी, और टी की रेंज है अल्फा टू बीटा, इज कॉल्ड रेगुलर आर्क्स इफ z इज 1 1, यानी डिफरेंट वैल्यू पर आंसर डिफरेंट ही निकलता रहे, यानी वन वैल्यूड हो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, एंड एक्स टी वाई टी, एक्स डैश टी और वाई डैश टी आर ऑल कॉन्टिन्यूअस, ये सभी स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस। कर्व में केवल इतना है कि z जो हमारा है एक्स टी और बाई टी केवल इतना कंटिन्यूअस हो, लेकिन रेगुलर आर्क में इसके जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद जो भी आंसर आता है वो आंसर चेक करते हैं वो भी कंटिन्यूअस हो, तो उस आर्क को हम कहते हैं स्टूडेंट रेगुलर आर्क्स। और इन्हीं रेगुलर आर्क्स को जोड़ करके फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क्स मिला करके, जैसे ये रेगुलर आर्क्स हमारी बनी हुई है, इनको मिला करके यहाँ पर अगर ये सभी आर्क यहाँ से यहाँ तक ये आर्क जो कंटिन्यूअस बनी हुई है, ये सभी आर्क की जो चेन बनी हुई है ये पूरी, ये रेगुलर आर्कों से बनी हुई है। तो इस चेन को
हम जॉर्डन कर्व, और इसी का नाम है कंटूर। लेकिन जॉर्डन कर्व में जो आर्क अगर रेगुलर नहीं है, कंटिन्यूअस केवल आर्क है, तो इसको हम जॉर्डन कर्व कहते हैं। लेकिन अगर ये आर्क जो हमारी रेगुलर है, यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन भी कंटिन्यूअस है, तो ये जो यहाँ पर जॉर्डन कर्व बना, इसको हम कहते हैं कंटूर। कंटूर में जो आर्क होती है वो रेगुलर होती है। और इसके बाद आता है स्टूडेंट यहाँ पर क्लोज्ड कंटूर। क्लोज्ड कंटूर किसको कहते हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक कंडीशन और हो जाए, यानी जो रेगुलर आर्क से जो कंटूर बना हुआ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि फर्स्ट आर्क का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट आर्क का लास्ट पॉइंट अगर सेम वैल्यू दे, तो इसका मतलब ये यहाँ पर इससे ज्वाइंट हो जाएगा। तो यानी कि एक कर्व ये है, एक आर्क ये है, दूसरी आर्क स्टूडेंट ये है, तीसरी आर्क ये है, और इस तरीके से हमारी जो लास्ट आर्क है उसका जो हमने लास्ट पॉइंट देखा उसका आंसर ये है, और स्टार्टिंग जो हमारी आर्क है उसका भी पॉइंट यही है, तो ये यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब इस कंटूर का जो नाम होगा वो होगा क्लोज्ड कंटूर। बस इतनी कंडीशन है इसमें कि एंड पॉइंटों पर वैल्यू और सेम हो जाती है, तो इस कंटूर को हम कहते हैं क्लोज्ड कंटूर। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में चलते हैं एक नए, यहाँ पर जो नई डेफिनेशंस हैं, एक दो डेफिनेशंस और है स्टूडेंट। डेफिनेशंस का ज्यादा वहां पर रोल नहीं है, केवल क्वेश्चन आए और क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसको पढ़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल टेंशन नहीं। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये बार बार आएंगे, इनको समझने के लिए थोड़ा इसमें बता दिया है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।